In this video, you will learn how do statements are implemented. Means हम do statements को किस तरीके से execute करवा सकते हैं. लास्ट वीडियो में आपने do statement के two syntax के बारे में जाना था और इस वीडियो में आप do statements को कैसे implement करना है वो जानेंगे. तो सबसे पहले डू स्टेटमेंट जैसा कि आप कर ही चुके हैं. सबसे पहले जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो स्टार्टिंग में हमने m1 ली थी. m1 was the initial value of loop control variable, m2 was the final value of loop control variable and m3 was the increment in the value of loop control variable. तो सबसे पहले लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को हम इनिशियलाइज करवा देंगे कि उसकी वैल्यू m1 है. सबसे पहले उसकी वैल्यू m1 होगी. फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू फाइनल वैल्यू से कम है या उसके इक्वल है, उससे ज़्यादा तो नहीं है. इज़ लूप कंट्रोल वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू m2. मीन्स लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और m2 के या तो इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं डू लूप के अंदर जो भी लिखी हुई हैं कॉन्टिन्यू और डू के बीच में, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी. और उसके बाद हम जो लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू m1 थी उसमें इंक्रीमेंट देंगे m3 का. अब m3 उसमें ऐड करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे क्या लूप कंट्रोल वेरिएबल ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है. अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बार बार डू स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी, जितनी भी डू लूप के अंदर स्टेटमेंट्स हैं. और उसके बाद फिर से लूप कंट्रोल वेरिएबल में इंक्रीमेंट देंगे और फिर बार बार ये चेक करेंगे. तो ये लूप जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है. जैसे हमने कल एग्जाम्पल किया था लास्ट वीडियो में, हमने 1 से लेकर 11 तक ऑड नंबर्स को राइट करवाना था और उसमें इंक्रीमेंट वैल्यू दी थी 2 की. हमने लिखा था इसमें डू 10i लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर. तो स्टेटमेंट नंबर ये हमने लिखा था 1, 11, 2. उसके बाद हमने लिखा था राइट स्टेटमेंट लिखी थी, राइट स्टार आई की वैल्यू हमें राइट करवानी थी और यहाँ पर 10 कॉन्टिन्यू. ये हमने लास्ट टाइम किया था. अब इसमें देखो सबसे पहले हमने जो आई की वैल्यू थी वो कितनी इनिशियलाइज करवाई, जो स्टार्टिंग वैल्यू है m1. मीन्स आई की वैल्यू पहले क्या राइट होगी, 1 होगी. मीन्स ये राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि आई की वैल्यू लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू फाइनल वैल्यू से तो अभी कम ही है. तो डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा आई की वैल्यू 1. उसके बाद आप इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे 2 का, m3 का. यहाँ पर चेक करेंगे इंक्रीमेंट उसमें हमने m3 किया, मीन्स 1 था उसमें 2 और ऐड किया इंक्रीमेंट. फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे क्या लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और m2 से कम या उसके इक्वल है. मीन्स अभी हमने इसमें 2 ऐड किया तो 3 बन गया, तो 3 भी 11 से कम ही है. तो फिर से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ये वाली स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट होंगी जब तक लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 11 तक है, 11 या उससे कम है. तो जब तक तो ये राइट स्टेटमेंट आपको 1 से लेकर 11 तक नंबर्स डिस्प्ले करके देगी. लेकिन जैसे ही इस लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 11 से ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स पहले 1 होगी, फिर 3, 5, 7, 9, 11 के बाद फिर से इंक्रीमेंट दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13. तो 13 होने के बाद ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स. तो फिर ये राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इस कंडीशन पे ही डिपेंड कर रहा है कि इस डू लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं. तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल विल बी पास टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू द डू लूप से नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगी उस पर कंट्रोल पास हो जाएगा.
इसी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ डू लूप मीन्स डू लूप को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अभी हमने ये एग्जाम्पल किया है कि 1 से लेकर 11 तक हमने ऑड नंबर्स को राइट करवाना है। तो ये वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, पहले 1 राइट हुआ, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11। इन नंबर्स के लिए ये लूप बार बार एग्जीक्यूट हुआ, मीन्स 6 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है। तो आपको पता चल गया कि 6 टाइम्स हुआ है। ये तो आपके थोड़े से नंबर थे 1 से लेकर 11 तक, तो आपको इजीली पता चल गया कि इतनी बार ये एग्जीक्यूट हुआ है। मान लो ज़्यादा नंबर्स हो तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो उसको हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। दिस कैपिटल N इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इसमें देखो, इसी एग्जाम्पल को अगर हम इसमें करके देखें, n की वैल्यू इसके लिए निकाल के देखें, n इज इक्वल टू 1 प्लस m2 की वैल्यू अभी हमने क्या ली थी, 11 ली थी, फाइनल वैल्यू 11 थी लूप कंट्रोल वेरिएबल की, माइनस m1 इनिशियल वैल्यू क्या ली थी हमने, 1 ली थी, डिवाइडेड बाय m3 की वैल्यू क्या थी, इंक्रीमेंट पैरामीटर कितना था, 2 से हमने उसको डिवाइड किया, तो ये कितना आया, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स आपको वैसे भी पता ही था कि 6 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी किसी भी लूप का पता लगा सकते हो कि लूप कितनी बारी एग्जीक्यूट होगा। तो हम सेम जो हमने अभी पीछे फ्लो चार्ट किया है उसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि ये लूप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 6 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है। तो सबसे पहले तो आपको n का पता लगाना है, तो रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में कैलकुलेशन को शो करेंगे। उसके बाद डिसीजन बॉक्स में लिखा है इज़ n ग्रेटर देन 0, क्या n ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ इसमें n की वैल्यू 6 आई है, मीन्स 6 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू क्या साइन हो जाएगी, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो उसकी होगी। अगर मान लो इसमें n इक्वल टू 0 हो, मतलब लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, फिर तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ही पास हो जाएगा कंट्रोल। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, अगर n ग्रेटर देन 0 है तभी लूप एग्जीक्यूट होगा, और लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो स्टार्टिंग वैल्यू कंट्रोल वेरिएबल को क्या मिलेगी, m1। तो लूप कंट्रोल वेरिएबल को m1 वैल्यू असाइन करवा दी। ये भी हमने रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में ही लिखना है, कोई भी असाइन वैल्यू है तो वो हम रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में ही करते हैं। कोई भी प्रोसेसिंग है, कैलकुलेशन है, असाइनमेंट है, उसको हम रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में ही शो करते हैं। सिर्फ इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम बॉक्स यूज़ करते हैं। इसमें देखो LCV की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में m1 असाइन करवा दी। उसके बाद स्टेटमेंट्स इन द डोमेन ऑफ डू लूप में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किया उसमें राइट स्टेटमेंट थी, राइट आई, तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी। तो जो भी स्टेटमेंट डू लूप के अंदर होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद आपने चेक किया था कि लूप कंट्रोल वेरिएबल में हमने इंक्रीमेंट दिया था। जैसे फर्स्ट केस में स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू 1 है, सपोज इसी एग्जांपल को कर लेते हैं, फिर हमने उसमें 2 और ऐड किया तो 3 बन गया। तो उसके बाद अब एक बार ही तो आपका लूप कंट्रोल वेरिएबल जब 1 था तो लूप एग्जीक्यूट हो चुका राइट स्टेटमेंट की हेल्प से। जो डिस्प्ले में आपने राइट आई लिखवाया था, स्टेटमेंट जो भी थी राइट स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट हो चुकी। उसके बाद आपने इंक्रीमेंट दिया। अब एक बार ही जब लूप एग्जीक्यूट हो गया तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, अब कितना रह गया, 5 रह गया। तो अब n की वैल्यू क्या होगी, n-1। तो अब फिर से चेक करेंगे क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होंगी। ये देखो एरो यहाँ पर जा रहा है, मीन स्टेटमेंट इन द डोमेन ऑफ डू लूप फिर से एग्जीक्यूट होंगी। अब फिर से चेक करेंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से उसको इंक्रीमेंट देंगे, और इस तरीके से हर एक स्टेप के बाद नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशन कम होता जाएगा। जैसे पहले 6 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर 5 टाइम्स रह गया, फिर 4 टाइम्स, ऐसे ही 1 टाइम्स रह जाएगा। मीन्स जब आप का नंबर 11 लिखा हुआ आ जाएगा उसके बाद तो
n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, तो उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। सो डू लूप कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस वे। यू कैन मेक एनी ऑफ दिस फ्लो चार्ट, ये भी बना सकते हो आप, या ये जो पीछे किया था ये वाला भी बना सकते हो, इनमें से कोई भी एक आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेस्टेड डू लूप। नेस्टेड डू लूप नाम से ही पता चल रहा है कि नेस्टेड मीन्स एक के अंदर दूसरा लूप, एक डू लूप के अंदर दूसरा लूप होगा। जैसे आपने नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट की थी, एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट थी, ऐसे ही सेम हम नेस्टेड डू लूप को भी समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो हमें टेबल्स राइट करवानी है 1 से लेकर 10 तक, हम टेबल राइट करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग दिस नेस्टेड डू लूप। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को हेडिंग देंगे, जो हेडिंग आपको सूटेबल लगती है वो हेडिंग आप दे सकते हैं। जैसे इसमें आपकी बुक से मैंने ले रखा है ये, अब अपने आप भी दे सकते हैं, सी या सी स्टार डबल स्टार आप लगा सकते हैं। इसके साथ जनरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल, प्रोग्राम मल्टी टेबल, ये हेडिंग इन्होंने दी हुई है, लेकिन आपको ये हेडिंग ठीक नहीं लगती। मान लो इसको आप कट करके आप क्या हेडिंग बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 1 to 10। तो जो हेडिंग आपका मन करे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद लिखा है इंटीजर i, j, k, 3 वेरिएबल लिए हैं i, j एंड k, और वो किस टाइप के लिए हैं, इंटीजर टाइप के। ये कौन से टाइप की स्टेटमेंट है, ये हमने डिक्लेयर करवा दिया कि i, j, k जो वेरिएबल हैं वो इंटीजर टाइप के होंगे। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमने डू लूप चलाया है। डू लिखा है सबसे पहले स्पेस के बाद 11, फिर i लिखा है, i वेरिएबल लिया है सबसे पहले, i की वैल्यू ली है 1 से लेकर 10 तक, 1, 10, और फाइनल वैल्यू नहीं लिखी है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड एज 1 ही वो कंसीडर होगी। डू के अंदर लिखिए राइट स्टेटमेंट, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, मीन्स आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ। अब ये एक कोमा और लगाया है नीचे और i लिखा है। इस i का क्या मतलब है, इस i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 1। तो आपको राइट स्टेटमेंट में जो भी सिंगल कोट्स के अंदर होगा वो एज इट इज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर जो i लिखा है इसमें आप i की वैल्यू 1 भी डाल सकते हैं, 1 डालोगे तो 1 की टेबल आ जाएगी आपके सामने, 2 डालोगे 2 की टेबल। तो ये i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक ले रखी है। अब इसके अंदर देखो एक और डू लूप ले लिया, डू 22j इज इक्वल टू 1, 10। अब ये इसमें वेरिएबल लिया था i, इसमें वेरिएबल लिया है j, j की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक ली है। अब देखो कोई हमने ये ऊपर वाला जो i वेरिएबल था ये वेरिएबल था कि हमें 1 की टेबल लिखनी है, फिर 2 की, अप टू 10 तक टेबल लिखनी है। और जो j वेरिएबल क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। अब जैसे आप मान लो 1 की टेबल भी लिखोगे, 1 की टेबल में आप पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 2 से करेंगे, 1 को 3 से, अप टू 1 को 10 से करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो j की वैल्यू हमने ली है सेम 1 to 10। अब k जो वेरिएबल है दैट इज़ इक्वल टू i स्टार j, ये i है ये j है। अब i की वैल्यू देखो, मान लो हमने स्टार्टिंग में i की वैल्यू ले ली 1, अब k की वैल्यू है i स्टार j, i की वैल्यू सपोज हमने 1 ले ली पहले 1। अब j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, j की वैल्यू पहले 1 होगी तो 1 इंटू 1, फिर j की वैल्यू 2 होगी, फिर 1 इंटू 2 अप टू 1 इंटू 10। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा राइट k, तो k की जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट होंगी वो आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगी। 22 कंटिन्यू। अब देखो जो अंदर वाला डू लूप है, एक के अंदर दूसरा लूप है, जो j वेरिएबल वाला लूप है, पहले उसके लिए कंटिन्यू लिखेंगे। 22 कंटिन्यू मीन्स पहले ये कंटिन्यू होगा। देखो पहले आपने जैसे i की वैल्यू 1 ले ली थी, अब उसके अंदर लूप लगाया आपने j वेरिएबल के लिए, j की वैल्यू 1 to 10।
अब आई की वैल्यू जब आपने 1 ले ली तो 1 की टेबल कंप्लीट लिखने के लिए जे की वैल्यू तो 1 से लेकर 10 तक सारी की सारी कंसीडर करनी पड़ेंगी आपको, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 अप टू 1 इंटू 10। तो जितनी भी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं तो ये कैलकुलेशंस बार बार होती रहेंगी जब तक जे की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, राइट प्रेस एनी न्यूमेरिक की टू कंटिन्यू। अब हमें मान लो अगली टेबल लिखनी है, 1 की टेबल आपकी हो चुकी है, तो आप चाहते हो कि उस पर लिखा हुआ है कि प्रेस एनी न्यूमेरिक की टू कंटिन्यू, या इसमें आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी हेडिंग दे सकते हो, राइट द नेक्स्ट टेबल, कुछ भी हेडिंग जो आपको ठीक लगे। उसके बाद लिखा है रीड के। अब यहाँ पर रीड के नहीं आएगा, रीड यहाँ पर आई ही लिखोगे आप। मीन्स देखो जैसे आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा, प्रेस एनी न्यूमेरिक की टू कंटिन्यू, कोई भी न्यूमेरिक की आप प्रेस करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। रीड आई मीन्स मान लो आपकी 1 की टेबल हो गई, अब आप चाहते हो कि 2 की टेबल आए, तो आप आई की वैल्यू यहाँ पर क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे, तो वो वैल्यू 2 वैल्यू को रीड कर लेगा। फिर ये आई की वैल्यू 2 के लिए ये वाला लूप 11 कंटिन्यू लिखा है, मीन्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। इसमें आप यहाँ पर 11 कंटिन्यू और यहाँ पर 22 कंटिन्यू ऐसे नहीं लिख सकते। अंदर वाले लूप को पहले क्लोज करेंगे, बाहर वाले को बाद में क्लोज करेंगे, दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते। उसके बाद स्टॉप हो जाएगा और एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए लिख सकते हैं। पहले आपने आई की वैल्यू 1 ली, 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से अप टू 10, फिर आई की वैल्यू 2 के लिए ये बाहर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा, अप टू आई की वैल्यू 10 के लिए ही एग्जीक्यूट होगा। मान लो आपने आई की वैल्यू इसमें डाल दी 2। मल्टीप्लिकेशन देखो ये वाली स्टेटमेंट जब आपको दिखाई देगी, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, मान लो आपने आई की वैल्यू यहाँ पर एंटर करवा दी 2, तो 2 की टेबल आपके सामने डिस्प्ले में आ जाएगी। 3 यहाँ पे डालोगे तो 3 की टेबल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप नेस्टेड डू लूप की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। अब सिंटैक्स 2 तक हम कर चुके हैं कि डू लूप को यूज़ करने के कौन कौन से सिंटैक्स हैं। फर्स्ट में हमने लिखा था इनिशियल वैल्यू, डू, एन लूप कंट्रोल वेरिएबल, स्टार्टिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट। सेम ऐसे ही ये भी है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट नंबर नहीं लिखना बीच में। डू लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है डायरेक्ट, बीच में स्टेटमेंट नंबर नहीं लिखना है। इनिशियल वैल्यू कॉमा फाइनल वैल्यू और उसके बाद इंक्रीमेंट वैल्यू, और लास्ट में जहाँ पर हम कंटिन्यू लिख रहे थे विद स्टेटमेंट नंबर, आगे इसके स्टेटमेंट नंबर लिख के कंटिन्यू लिख रहे थे, उसकी जगह अब लिख सकते हैं एंड डू। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है डू आई, अब यहाँ पर 10 आई 5 आई, स्टेटमेंट नंबर नहीं लिखना है। 1, 11, 2 ये इनिशियल वैल्यू है आई की, ये 11 फाइनल वैल्यू है और ये 2 इंक्रीमेंट है। यहाँ पर लिखा है प्रिंट लिख लो या राइट भी लिख सकते हो, सेम जो अपने लास्ट प्रोग्राम में लिखा था, राइट आई। और यहाँ पर 10 कंटिन्यू जैसे हमने लिखा था उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एंड डू। तो दिस इज़ सिंटैक्स नंबर 3। तो इस तरीके से आप डू लूप का एक एक एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ आस्क्ड फॉर 6 to 9 marks in your exams. Thank you.